चलिए, आज की क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो जिला परिदर्शन चल रहा था, मैपिंग बेस्ड हमारी क्लास चल रही थी, उसी की दूसरी क्लास होगी। आज हम लोग काम करेंगे बीजापुर जिले में। बीजापुर जिला किस प्रकार का है, क्या-क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजों को देखने वाले हैं। क्या इसके सीमावर्ती जिले हैं, कौन-कौन से जिले इसके साथ लगते हैं, कौन-कौन से राज्य इसके साथ लगते हैं, सारी बात होगी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात की थी दंतेवाड़ा जिला, तो ये वाला आपको दंतेवाड़ा इधर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है। ये पूरा आपका दंतेवाड़ा जिला है। अब दंतेवाड़ा के जस्ट बाजू का लगा है बीजापुर, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो ये मैप है। मैप के अंदर अगर बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉर्डर्स कहाँ कहाँ लगते हैं। तो देखिएगा, ये वाला बॉर्डर आपको दिख रहा होगा कुछ यहाँ से शुरू होके, कुछ अगर आप जाओगे तो नीचे की तरफ आपको जाते हुए दिख रहा है, ये आपका है तेलंगाना। ओके, तो तेलंगाना के साथ सीमा लगती है। अगर आप देखोगे तो ध्यान से समझिएगा, बीजापुर में ना अगर हम लोग बात करते हैं तो बीजापुर की दक्षिण पश्चिमी बोल सकते हैं, है ना हम लोग। आपका क्या, आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे तेलंगाना है। वहीं पे ऊपर में ये महाराष्ट्र के साथ लगता है। अब महाराष्ट्र में ही बीजापुर में अभी जो लास्ट आपके पहाड़ी चर्चा में थी, है ना, वो पहाड़ी इधरी वाले रीजन पे थी, जहाँ पे नक्सली लोग थे, करेकुट्टम की पहाड़ी। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये पूरा नक्सल वाला बेल्ट है। ओके, तो तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, करेकुट्टम की पहाड़ी, यही जो रीजन है, मतलब आप तेलंगाना, महाराष्ट्र बोल लो, छत्तीसगढ़ का ये वाला रीजन, यहाँ पे नक्सली ज्यादा परेशान करते हैं। ओके, बाकी बात करेंगे उत्तर की तरफ, आपको नारायणपुर जिला मिल जाएगा देखने को। नारायणपुर आपका छत्तीसगढ़ का एक जिला है। इसके बाद बात करेंगे, कोंडागांव से इसकी सीमा लगती है। कोंडागांव के अलावा आपका बस्तर से सीमा लगती है थोड़ी सी, बस्तर के अलावा दंतेवाड़ा है, और दंतेवाड़ा के अलावा सुकमा। तो देखने में बीजापुर ऐसे लगता है कि ज्यादा जिलों के साथ सीमा शेयर नहीं करता है, बट अगर आप देखेंगे 5 जिलों के साथ है। नारायणपुर के साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है, कोंडागांव के साथ भी बाउंड्री टच होती है, बस्तर के साथ भी बाउंड्री टच होती है, इवन दंतेवाड़ा के साथ भी इसकी बाउंड्री आपको टच होते हुए दिखेगी। ओके, इसके अलावा अगर बात करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, तहसीलें। जैसे लास्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हर एक जिला का हम लोग क्या कर रहे थे, तहसील देख रहे हैं। तहसील के अलावा कितनी नगर पालिका है, कितनी नगर पंचायत है, सारी चीजें देख रहे थे ना। वैसे ही बीजापुर जिले में आपको 6 तहसीलें मिलेंगी। तहसील हमेशा लाल कलर से आएगा, ध्यान रखिएगा। जो भी मेरी मैपिंग होती है उसमें मैं लाल कलर से तहसील को दिखाता हूँ। भैरमगढ़ है, बीजापुर है। इसके अलावा बात करेंगे भोपालपट्टनम, ये तीन तो आपको नाम याद रखना है, भोपालपट्टनम, बीजापुर, भैरमगढ़। इसके अलावा बात करेंगे उसूर, आपको एक तहसील देखने को मिलेगा, कुटरू मिलेगा, और इसके अलावा गंगालूर मिलेगा। तो अगर आप बात करोगे तो 3 और 3 6। ओके, लोकेशन भी अप्रोक्सीमेट आपका सही रहता है। बीजापुर है, भैरमगढ़ है, भोपालपट्टनम है, कुटरू है, गंगालूर है और उसूर है। ये 6 तहसीलें हम लोगों को देखने को मिलेगी। अब अगर आपको पहुंचना है बीजापुर जिले तक, कैसे पहुंचोगे, तो महाराष्ट्र से आप बोल दीजिए नेशनल हाईवे नंबर 63 है, ये आता है। इस रोड को आप देखोगे तो भोपालपट्टनम सबसे पश्चिम में, आप देखो छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे, सबसे पश्चिम पॉइंट बात करेंगे ना, तो भोपालपट्टनम तहसील में पड़ता है। ये वाला सबसे पश्चिमी बिंदु है भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम से नेशनल हाईवे 63 आपका बीजापुर को कनेक्ट करता है, और बीजापुर से ऑल द वे ये जाता है भैरमगढ़, और भैरमगढ़ से हम लोग देख रहे थे दंतेवाड़ा निकल गया था। दंतेवाड़ा में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला था, गीदम, और गीदम से नीचे आके क्या था, गीदम से दंतेवाड़ा हम लोगों ने 163A देखा था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, है ना। तो ये दंतेवाड़ा होते हुए आगे बस्तर की तरफ जगदलपुर निकल जाएगा। ओके, चलिए, इसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को और एक हाईवे देखने को मिलता है, जो कि भोपालपट्टनम से हैदराबाद की तरफ निकल रहा है, तेलंगाना की तरफ निकल रहा है। इसको बोलते हैं 163। ये छत्तीसगढ़ का आप बोल सकते हो छोटे नेशनल हाईवे में से एक है, सबसे छोटा नहीं है, ना ही सेकंड नंबर का है, बट छोटे नेशनल हाईवे में से एक है। ओके, चलिए, फिर आते हैं नदी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि दंतेवाड़ा या आपका बीजापुर या बस्तर तरफ नदियां कैसी है। तो देखिएगा, महाराष्ट्र में ना आपको नासिक मिलेगा, त्र्यंबकेश्वर पर्वत है। त्र्यंबकेश्वर पर्वत से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है गोदावरी। जब हम लोग भारत के एस्पेक्ट में बात करते हैं, कभी आप इंडिया का मैप देखोगे ना, आपको गोदावरी नदी ऐसे नहीं दिखेगा कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ से टच हो रही है, बट इन रियल अगर बात करेंगे तो गोदावरी नदी जो है ना, भोपालपट्टनम, मैं स्पेसिफिकली लोकेशन आपको बताऊंगा, भद्रकाली, इसके पास थोड़ा सा 10 से 15 किलोमीटर जो है छत्तीसगढ़ को टच करती है, और उसके बाद जो है ये नदी आपका निकल जाती है तेलंगाना की तरफ। महाराष्ट्र से आ रही है, हल्का सा टच करती है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर, बॉर्डर को टच करती है, मतलब आप बोल सकते हो बॉर्डर को हल्का सा शेयर करती है, और उसके बाद ये निकल जाती है। इंपॉर्टेंट क्यों है गोदावरी नदी,
क्योंकि बस्तर की जितनी भी नदियां हैं, मैं आगे डिटेल में नोट्स है मेरे पास, बस्तर की जितनी भी नदियां आपको देखने को मिलेंगी वो गोदावरी रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। मेजॉरिटी ऑफ नदियां, ओके, जो भी बस्तर या बस्तर संभाग से निकल रही हैं वो सारा के सारा अपना पानी गोदावरी में देंगी। ओके, अब गोदावरी की हमारे यहाँ सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वो है इंद्रावती। इंद्रावती की बात करेंगे, देखो ये आपका आती है कालाहंडी से, कालाहंडी से आ रही है छत्तीसगढ़ में, बस्तर संभाग में केवल 3 जिलों को छूती है। बस्तर होगा, बस्तर के बाद हम लोगों ने देखा है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में हम लोग ये भी बोधघाट परियोजना देखे थे। दंतेवाड़ा के बाद इंद्रावती नदी जो है आपका अंदर आती है और भैरमगढ़ तहसील, कुटरू तहसील से होते हुए यहाँ से आप देखिए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए बहती है। तो अगर हम लोग बात करेंगे इंद्रावती हाँ, इंद्रावती नदी की ना, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा में बहते हुए, मेरे पॉइंटर्स को आप साथ में देखते जाइएगा, ये आती है और यहाँ पे गोदावरी से मिल जाती है। जहां पे गोदावरी से मिलती है उसका नाम है भद्रकाली। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है भद्रकाली। हम लोग जब डिटेल में बात करेंगे मैं और भी बताऊंगा, अभी बस इतना समझिएगा। छत्तीसगढ़ का पश्चिमी बिंदु है, काली माता का यहाँ पे मंदिर है। और जैसे आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा ना कि लोग कोयले पर चलते हैं, है ना, आग लगाई रहती है और उसके ऊपर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, देवी को खुश करने के लिए नंगे पांव चलते हैं, वो वाला काम आपको भद्रकाली में होते दिखेगा। चलिए थोड़ा सा और नदियों की बात कर लेते हैं। इंद्रावती नदी आई है तो इंद्रावती की सहायक देख लेते हैं। तो उत्तर की तरफ से आपको मिलेगी, नारायणपुर से एक नदी आती है गुडरा, गुडरा की ही सहेली है आपकी निबरा। तो गुडरा और निबरा ये दो सहेलियां हो जाएंगी, दो नदियां हो जाएंगी। अगर हम लोग और बात करेंगे तो एक नदी है जो कि आपका आती है कांकेर तरफ से, कोटरी, और कोटरी की ही आपकी एक दूसरी सहेली है आपका गौतमी। ये दोनों नदियां जो है आपका त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम मतलब आपका जहां पे तीन नदियां एक साथ मिलती है। तो कोटरी हो गया, गौतमी हो गया और इंद्रावती हो गया, ये आपको मिल जाएंगी उत्तर की तरफ से आने वाली। दक्षिण की तरफ से आपकी एक नदी आती है नंदीराज, जो कि भैरमगढ़ तहसील से होते हुए या भैरमगढ़ से होते हुए आपको मिलेगी जाते हुए। ओके, एक नदी और है आपकी चिंतावागु, ये नाम याद रखना क्योंकि ये नाम बड़ा कंफ्यूज करेगा। चिंतावागु जो है वो इंद्रावती की सहायक है, जो कि जाके गोदावरी में मिल रही है। ऐसे ही एक उसूर से निकलती नदी चिंता, चिंता की बात करेंगे तो ये डायरेक्ट आपका गोदावरी में मिलती है। तो ये पूरा हमारा रिवर सिस्टम रहेगा। कौन कौन सा हम लोगों ने बात कर लिया, चिंतावागु हो गया है, कोटरी हो गया है, इसके अलावा गौतमी हो गई है, नंदीराज हो गई है, गुडरा हो गई, निब्रा हो गई, इंद्रावती, ये सारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इसके अलावा चिंता की अगर सहायक नदी की बात करेंगे तो वो आपको मिलेगी तालपेरू। तो ये पूरा हमारा रिवर सिस्टम हो जाता है। चलिए अब रिवर सिस्टम के बाद क्योंकि बीजापुर की बात करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ ये जिला, देखो ध्यान से समझना, अगर मैं भौतिक की बात करूँ ना, भौतिक विभाग की इसके लैंड कैसे है क्या है, तो इधर का पार्ट मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, बाकी मैं मार्क हटा दूंगा बाद में। ये वाला पार्ट आपका ऊंचाई पे है, मतलब पठारों पे है। और इधर का जो पार्ट है जिसमें मैं आपका एक तरीके से इंक्लाइंड लाइन खींच रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपका मैदानी है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो इधर के आसपास आपके पहाड़ देखने को मिलेंगे और जस्ट उसके साउथ ईस्ट पार्ट है ना, साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है आपका मैदानी पार्ट है। तो जितनी भी नदियां निकल रही उधर जा रही है, जंगल बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो जंगल है तो हमारे अभ्यारण्य मतलब सेंचुरीज और नेशनल पार्क बने हैं। तो एक आपको मिलेगा पामेड़ अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य अगर बात करेंगे उसूर तहसील के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा भैरमगढ़ तहसील पे है भैरमगढ़ अभ्यारण्य। ओके, ये दो हो गए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है इंद्रावती नेशनल पार्क या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल पार्क था ये। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे बड़ा नहीं है, सबसे पहला है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तीन आपको जंगल जो आप बोल सकते हो, रिजर्व्ड फॉरेस्ट बोल दीजिए या सेंचुरीज हो गया और नेशनल पार्क हो गया, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका अल्बाका की पहाड़ियां, जैसे मैंने बोला ना ये वाला रीजन पहाड़ी का रहेगा इस तरफ का और इधर आपका ढाल रहेगा, तो अल्बाका की पहाड़ियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बीजापुर पूरा जंगलों से, पहाड़ों से, गुफाओं से भरा हुआ है। ओके, इसके बाद अगर हम लोग दूसरी चीज बात करेंगे तो पांडव पर्वत है, यहीं पे आपको मिलेगा बीजापुर जिले में पांडव पर्वत। अब पांडव पर्वत की खास बात क्या है ना, तो पांडव पर्वत में 5 पर्वत है, आप ऐसे बोल दो एक पर्वत है जिसमें 5 मंदिर है, 5 पांडवों के 5 मंदिर है जहाँ पे पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत में अज्ञातवास था, आप लोगों को पता है ना अज्ञातवास क्या था, जब
महाभारत में पांडवों को 13 साल का वनवास मिला था, उसमें 1 साल का अज्ञातवास था। तो बोला जाता है कि शायद ये लोग यहाँ पे आके थे, तो उनकी पूजा होती है, यहाँ पे मंदिर है। इसके अलावा यहीं पे आपको मिलेगी सकल नारायण गुफा। अब सकल नारायण गुफा भी इंपॉर्टेंट है, नारायण से समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? और ऐसा माना जाता है कि पांडव लोग इस गुफा के अंदर जाते थे, और इसका एक जो आपका एग्जिट है ना, वो इधर नारायणपुर में जब हम लोग करेंगे गुफा तो नारायणपुर में मिलेगा। तो ऐसे बोलते हैं कि दोनों जुड़ी हुई, बट ऐसा है नहीं। सकल नारायण गुफा आपको देखने को मिलेगी। अब एक ट्रिक याद रखना, पल्ली। ओके, आपको जितना पल्ली दिखेगा आप सारी पल्ली लगा सकते हो बीजापुर में। ओके, जैसे कि लंका पल्ली गुफा है, आवा पल्ली गुफा है ना, नाडा पल्ली गुफा है, ये सारी गुफाएं हैं। ये सारी गुफा आपको बीजापुर में मिलेगी। मेजोरिटी ऑफ जितनी पल्ली है वो सारी की सारी आपकी गुफाएं कहाँ पे हैं, तो आपके साउथ में बीजापुर जिले में मिलेगी। ओके, चलिए बीजापुर के बारे में मैप में हम लोगों को इतना ही काम करना है। ये मैप आपके सामने है। अब बात करते हैं थोड़ा सा जिले में क्या क्या खास है। जैसे कि जिला गठन होता है 1 मई 2007। 1 मई 2007 को हमारा जिला बना है। नाम इसका पहले क्या था? विजयपुर। ओके, हम लोग पहले बीजापुर को बीजापुर नहीं बोलते थे, विजयपुर बोलते थे। ओके, जिला मुख्यालय आपका है बीजापुर में ही। मातृ जिला आपका है दंतेवाड़ा। मतलब ये जो बीजापुर जिला बना है ये दंतेवाड़ा जिला से ही मिलकर बना है, मतलब दंतेवाड़ा जिला से ही हटाकर हम लोगों ने इस जिले को बनाया है। ओके, इसके अलावा सीमावर्ती राज्य की बात करेंगे, दो हमारे सीमावर्ती राज्य थे। एक था महाराष्ट्र, दूसरा था आपका तेलंगाना, है ना? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक महाराष्ट्र लगा है, एक तेलंगाना लगा है। ओके, सीमावर्ती जिले किनके साथ बॉर्डर शेयर करता है? यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जैसे कि आपको दिखेगा नारायणपुर। ओके, नारायणपुर के अलावा कोंडागांव, कोंडागांव के अलावा आपको क्या दिख रहा है? बस्तर है, बस्तर के अलावा दंतेवाड़ा है, और दंतेवाड़ा के अलावा आपका सुकमा है। तो ये पूरे पूरे, चाहे सुकमा हो, बस्तर हो, नारायणपुर हो, दंतेवाड़ा हो, कोंडागांव हो, ये पूरा आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा आपके सीमावर्ती जिले में। ओके, अब आते हैं एरिया कितना है इस जिले की अगर बात करेंगे, तो पूरा जिला दिखता काफी बड़ा है जब हम लोग मैप में बनाते हैं, बट इसका एरिया की बात करेंगे तो 6562 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, कभी कभी इसका 10,000 भी दिखाता है, बट वो डेटा गलत है। 6562 स्क्वायर किलोमीटर डेटा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं बाकी चीजों की। आपका यहाँ पे जनसंख्या कितनी है, क्या है? तो पूरे जिले की अगर अप्रोक्सीमेट जनसंख्या की बात करेंगे तो 2.5 लाख लोग रहते हैं। 2,55,230 है। लिंगानुपात 984 है। आदिवासियों में एक आध जिले ही ऐसे हैं जहां पे आपका लिंगानुपात कम है। मतलब आपका अगर फीमेल 984 है, मेल आपके कितने हैं? 1000 है। ओके, बोलते हैं पर 1000 मेल में, मतलब हर 1000 पुरुष में महिला कितनी है, तो यहाँ पे 984 है। जनसंख्या घनत्व 39 है, मतलब 1 किलोमीटर में आपको 39 लोग ही देखने को मिलेंगे। ओके, ऑन एन एवरेज। साक्षरता दर 41% है, ज्यादा कुछ ज्यादा इधर साक्षर नहीं है। जनजाति इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। गोंड जनजाति है। ओके, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आपको गोंड ट्राइब ही मिलेगा, तो गोंड हो गया। दूसरी जनजाति आपको जो मिलेगी वो मुरिया है, और तीसरी है आपकी दंडामी माड़िया। ये तीनों अगर आप बोलोगे ना तो बस्तर की बेसिकली आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट जनजाति है। इसके अलावा हलवा, धुरवा और भकरा, ये जनजाति भी मिलेगी। तो टोटल 6 जनजाति है जो आपका यहाँ पे रहती है। तो इन 6 जनजाति का आपको नाम ध्यान रखना है। इसके बाद अगर भाषा की बात करेंगे तो देखो, गोंड लोग गोंडी बोलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, तेलंगाना से लगा हुआ है, तो इस एरिया में आपको तेलुगु बोली भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोरली हो गया, महाराष्ट्र से लगा है, तो मराठी भी आपको देखने को मिल जाएगा कुछ कुछ प्रभाव, और हल्बी भी बोली बोली जाती है। तो बेसिकली आप छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज बोलोगे तो गोंडी है, आपका दोरली है, और हल्बी है। ओके, चलिए उपज की बात करेंगे तो चूंकि इस एरिया में आपको ना एकदम अच्छी उपजाऊ मिट्टी नहीं मिलती, लाल दोमट टाइप की मिट्टी मिलेगी। यहाँ पे आपको धान, कोदो, कुटकी, ये सारी चीजों की उपज लेते दिखेंगे। ओके, और दूसरा चीज है, यहाँ पे किसान क्या करते हैं, जनरली खेत अगर नहीं करे तो वनोपज संग्रहित करते हैं, मतलब जो भी चीजें जंगल से मिल रही है ना उसका संग्रहण किया जाता है, जैसे कि महुआ होता है। ओके, इसके अलावा टोरा है, इमली है, तेंदुपत्ता है। इन सब चीजों को क्या है, यहाँ के लोग आदिवासी ग्रहण कर, मतलब एक तरीके से कलेक्ट करते हैं। ओके, और उसके बाद इसको जाके मार्केट में बेचते हैं। गवर्नमेंट भी लेती है हमारे यहाँ की, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट बात करेंगे 67 टाइप के वनोपज लेती है, जो मेरे ख्याल से ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग ना सबसे ज्यादा है वनोपज आपका खरीदने में लोगों से। ओके, तो यहाँ पे वनोपज को बेचते हैं आदिवासी। ओके, इनके कल्चर में ज्यादा त्योहार नहीं है, बट वही है जो आपके दंतेवाड़ा वगैरह थे। ओके, तो पर्व की अगर बात करेंगे तो फागुन मड़ी दंतेवाड़ा में माटी तिहार मनाया जाता है, अमूस तिहार मनाया जाता है, बीज पंडू हो गया, नांगुल आपका चौथ हो गया,
ओके, ये सारी चीज मिलेगा। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी बात की है। ओके, यहाँ का भूपालपट्टनम तहसील सबसे पश्चिमी तहसील है, तथा तिमेड़ गांव सबसे पश्चिमी गांव है। अगर गांव की बात कर लिए ना, जैसे मैंने बोला भद्रकाली, भद्रकाली के भी अगर आप पीछे जाओगे, आपको तिमेड़ करके मिलेगा, जो सबसे पश्चिमी गांव मिलेगा। ओके, इसके बाद विशेष क्या यहाँ पे, तो ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी है। ये बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र है, ये ध्यान रखिएगा। ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी है, वन धन विकास केंद्र इसको बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दंतेवाड़ा का बेसिक इंट्रोडक्शन है। अभी तक जो हम लोगों ने किया है, ये केवल बेसिक इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश की है। प्रशासनिक बात कर लेते, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कैसे काम चल रहा है यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे 6 तहसील है, हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली थी। बीजापुर, भोपालपट्टनम, भैरमगढ़, उसूर, कुटलूर और गंगालूर। ओके, वहीं पे विकास खंड की बात करेंगे, ब्लॉक्स 4 है, बीजापुर, भोपालपट्टनम, उसूर और भैरमगढ़। ओके, केवल एक नगर पालिका परिषद है यहाँ पे, जो की है बीजापुर में। और नगर पंचायत की बात करेंगे तो 2 है। कौन कौन सी, भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम। तो नगर अगर आप बोलोगे या शहर की अगर बात करोगे ना, तो शहर आपको केवल 3 देखने को मिलेंगे। ओके, कौन कौन से, बीजापुर है, भैरमगढ़ है और भोपालपट्टनम है। वहीं पे विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, तो बीजापुर का आपका विधानसभा क्षेत्र आता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। जैसे 90 सीट है ना, तो इस पूरे रीजन के लिए केवल एक सीट है, वो है आपका बीजापुर, और वो भी एसटी में आता है। ओके, गांव की बात करेंगे, टोटल 699 आबादी वाले गांव है, मतलब 699 यहाँ पे आपको ग्राम पंचायतें देखने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। जो जो चीजें हम लोगों ने देखा, तो 2 ही मेन रोड यहाँ से जारी है, एक नेशनल हाईवे 63 और 163। 63 की बात करेंगे, तो ये कोरापुट से जगदलपुर, गीदम होते हुए भैरमगढ़, बीजापुर, भोपालपट्टनम होकर निजामाबाद को निकल जाती है। ओके, वहीं पे 163 जो है भोपालपट्टनम से तारलागुड़ा से होते हुए हैदराबाद को निकल जाती है। ये 2 रोड्स की हम लोगों ने बात कर ली थी। अगर शैल की बात करेंगे, जो आपके एनएमडीसी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, क्योंकि कौन से प्रकार के पत्थर मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपके खनिज होते हैं। तो यहाँ पे शैल समूह आपके धारवाड़ क्रम के हैं, मतलब हो सकता है फ्यूचर में अगर यहाँ पे सर्वे हो, तो यहाँ पे आपको लौह अयस्क देखने को मिल जाए, मींस आयरन ओर देखने को मिल जाए, या हो सकता है आपका टीन मिल जाए। टीन वैसे कैसेटराइट चट्टानों में मिलता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे, मे भी हो सकता है यहाँ पे सोना मिल जाए। ओके, खनिजों की बात करते हैं, खनिज मिनरल्स क्या क्या यहाँ पे फिलहाल मिलते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कोरंडम, है ना। कोरंडम की बात करेंगे, तो ये सेकेंड हार्डेस्ट मटेरियल है। सेकेंड हार्डेस्ट मतलब हीरे के बाद अगर कोई कड़ा है तो वो यही है। सेकेंड हार्डेस्ट मटेरियल है, जो कहाँ पे मिल रहा है, भोपालपट्टनम में, उसूर में, कुचनूर में और धंगोल में। ये सारी यहीं के जगह के नाम है। ओके, गार्नेट जो है बीजापुर में मिलता है। बीजापुर ही एक लौता जिला है जो कि तांबा उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ में आपका कॉपर का माइंस नहीं है, जैसे कि राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी जगह देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में ज्यादा माइंस नहीं है। तांबा उत्पादक केवल एक क्षेत्र आपको बीजापुर ही जिला मिलेगा। ओके, टिन मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है, ये सारी बेसिक चीजें हैं। चलिए आते हैं पहाड़ी, जो आपके लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये पूरा एरिया जंगल का है, और यहाँ की जो पहाड़ी है, ये आपका टूरिज्म के हिसाब से भी हो जाएगा। लोकल जीके में भी ये चीजें पूछ सकता है कि आपकी कौन सी पहाड़ी किस जिले में है। ओके, तो सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट ये है अलबाका की पहाड़ी। अलबाका की पहाड़ी आप बोलेंगे, ये आपको बीजापुर में मिलेगा, मैंने यहाँ पे आपको लोकेट करके दिया था, है ना। दूसरा आपको पल्ली पल्ली पकड़ना है, तो गोलापल्ली, आवापल्ली, टीकापल्ली, नाडापल्ली। ओके, साथ साथ बोलोगे तो होते जाएगा। गोलापल्ली, आवापल्ली, टीकापल्ली, नाडापल्ली, ये सारी पहाड़ी आपको कहाँ पे मिलेगी, बीजापुर में। इसके बाद आपका मेटागुंडम की पहाड़ी, ये भी आपका बीजापुर में है। उसूर, कुचनूर, ये हो गया। भैरमगढ़ नाम से बन जाएगा, भोपालपट्टनम नाम से बन जाएगा। और एक पांडव पर्वत भी है। तो इतनी आपको पहाड़ी याद रखना है। ओके, तो इसको आप ऐसे ही याद रखोगे, गोलापल्ली, आवापल्ली, टीकापल्ली, लंकापल्ली, नाडापल्ली, है ना। मेटागुंडम की पहाड़ी है, उसूर है, कुचनूर है, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम पर्वत, पांडव पर्वत, ये सारा आपको देखने को मिलेगा। चलिए फिर आते हैं गुफाओं की बात करेंगे। तो एक गुफा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सकल नारायण गुफा। ओके, गोवर्धन नामक पर्वत पर कोडसपल्ली की पहाड़ी में ये है। ओके, तो अगर कभी बोले कि बताओ कहाँ पे है, तो आपको कोडसपल्ली जाना पड़ेगा, कोडसपल्ली की पहाड़ी में मिलेगा। गुफा के भीतर में आपको भगवान श्री कृष्ण विराजमान दिखेंगे, मतलब भगवान कृष्ण जी की आपका जो है मूर्ति रखी गई है।
चिंतावागु नदी के किनारे उत्तर दिशा की ओर है। ओके, जैसे अब मैं मैप में आपको वापस दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे आपको चिंता नदी दिख रही थी, यहाँ चिंतावागु नदी दिख रही थी। चिंतावागु नदी के किनारे पे ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके पास में ही आपको मिलेगा कृष्ण भगवान का। ओके, चलिए, ये हो गई आपकी कौन सी गुफा, सकल नारायण गुफा। सकल नारायण गुफा के बारे में ही ना वापस आएंगे। माना जाता है ऐसा कि यहाँ से पांडव गुजरते थे, यहाँ से इस गुफा से घुसते थे। आगे नारायणपुर जिला है, नारायणपुर जिला में एक और गुफा है, तो वहां से वो लोग निकलते थे, ऐसा माना जाता है, कल्पना की गई है, ऐसे कनेक्टेड नहीं है, हम लोग अभी तक उसका कोई सर्वे नहीं कर पाए हैं। ओके, दूसरी आती है लंकापल्ली गुफा, नाडापल्ली, आवापल्ली, गोलापल्ली, टीकापल्ली। ये सारी की सारी गुफाएं आपको कहाँ पे मिलेंगी, तो ये आपके बीजापुर जिले में है। ओके, यहाँ तक में मेरे ख्याल से बीजापुर जिले में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और याद करते जाना तो काम बनेगा, है ना। लंकापल्ली, नाडापल्ली, आवापल्ली, गोलापल्ली, टीकापल्ली, बस लंकापल्ली, नाडापल्ली, आवापल्ली, गोलापल्ली, टीकापल्ली, ये मिलेगा। चलिए, नदियों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो नदियों की बात अगर करेंगे तो सबसे पहली नदी आपकी आती है इंद्रावती नदी। ओके, कालाहांडी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है 264 किलोमीटर की लंबाई के साथ। ये बीजापुर से भोपालपट्टनम में गोदावरी में सोमनूर संगम में विसर्जन हो जाता है। ओके, तो जो एरिया है जहां पे इसका विसर्जन हो रहा है इंद्रावती, आपका इंद्रावती का गोदावरी में, वो एरिया का नाम है सोमनूर। ओके, भद्रकाली का मेला यहाँ पे बसंत पंचमी में आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। भद्रकाली नामक स्थान पर ही जो है ना काकतीय वंश के शासकों द्वारा स्थापित किया गया मंदिर है। ओके, गोदावरी नदी के इसी के पास जो है कुटरू नामक स्थान पर 15 किलोमीटर में बीजापुर की सीमा को स्पर्श करते हुए प्रभावित होती है। मतलब ज्यादा दूर नहीं बहती है, केवल 15 किलोमीटर है आपका गोदावरी नदी, ध्यान रखिएगा। ओके, इंद्रावती की सहायक नदियों की हम लोगों ने बात कर ली थी। कोटरी है, निबरा है, गुडरा है, नंदीराज है, चिंतावागु है ना। चिंतावागु का ही दूसरा नाम सीताधारा है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अतिरिक्त गोदावरी की सहायक नदियों में बात करेंगे तो उसूर नदी और चिंता नदी मिलेगी। वाटरफॉल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है नंबी जलप्रपात। याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना, उसको हम लोग कहते हैं आपका तीरथगढ़। ओके, तीरथगढ़ भी 300 फीट का है, नंबी भी 300 फीट का है। ये पहले मिला नहीं था, ये जलप्रपात मिले हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 से 6 साल हुए हैं। अनऑफिशियली सबसे ऊंचा है बोल सकते हैं, बट ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में अभी भी तीरथगढ़ को मानते हैं। तो नंबी जलप्रपात काफी ऊंचा है, 300 फीट से पानी गिरता है, देखो एकदम पतली धारा बहती है इसकी, है ना, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा। दूसरा है नीलम सलाई जलप्रपात, ये भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा आपका है बोगतुम जलप्रपात। ओके, बाकी लंका बल्ली याद रहेगा, गोडेना याद रहेगा, तो 5 वाटरफॉल आपको याद रखना है। और इस रीजन में सॉरी, बस्तर रीजन में वाटरफॉल बहुत सारे हैं, जितने आपको दिखेंगे ना बहुत सारे जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे, तो वाटरफॉल की कोई कमी नहीं है, ध्यान रखना है। चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा जंगलों की बात करते हैं। तो नेशनल पार्क बात कर लीजिए, या वन्य जीव अभ्या आपका राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, इंद्रावती। 1978 में बना था, छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ओके, सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका आएगा गुरु घासीदास। ओके, याद रखिएगा, गुरु घासीदास सबसे बड़ा है। सेकेंड नंबर पे हमारा ये वाला रहेगा। 1258 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल विस्तृत है, 1258 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। छत्तीसगढ़ का पहला टाइगर प्रोजेक्ट, जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था ना, वो यही हुआ था। 2009 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अभी हमारे यहाँ 5 टाइगर रिजर्व है, बट जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व है यही है। ओके, और इसका नाम क्यों इंद्रावती पड़ा है, तो इंद्रावती नदी बहती है, इसके कारण इसका नाम इंद्रावती नदी, आपका इंद्रावती टाइगर वो पड़ा है। ओके, तो आपको टाइगर पार्क देखने को मिल जाएगा, मतलब टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा, तो टाइगर दिखेंगे। ओके, याद रखिएगा, वन भैंसा जो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है, वन भैंसा ना, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको थोड़े बहुत मगरमच्छ वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए, अब आते हैं, दूसरा है भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके, ये अभ्यारण्य है, वो आपका नेशनल पार्क था, ये सेंचुरी है, ये भैरमगढ़ तहसील में है। ओके, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। 139 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ओके, इसके बाद है पामेड़। पामेड़ की बात करेंगे, 1983 में 265 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। ओके, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसे का संरक्षण यही किया जा रहा है। मतलब मैंने बताया था ना कि वन भैंसों की संख्या बहुत कम हो गई है, केवल एक फीमेल बचा था, है ना। तो ये जो चीजें हैं, इनको संरक्षित करने का काम यहीं पे किया जा रहा है। ओके, इसके बाद पशु और पक्षी की आवाज नकल करने के कारण भृंगराज करने वाला पक्षी भी आपको यहीं पे मिलेगा। ओके, तो एक मैंने आपको बताया था क्या, पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना इंसानों की आवाज निकालती है, पर भृंगराज पक्षी जो होता है ना, वो आपके
जो भी जानवर हैं या जो चिड़िया है उनकी आवाज की नकल कर सकता है। तो भृंगराज पक्षी भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। फिर कुटरू है, कुटरू में गेम सेंचुरी है, एकमात्र यहाँ पे आप बोल सकते हो खेल अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा। कुटरू गेम सेंचुरी करके आएगा। गेम सेंचुरी बोला कहाँ पे, तो कुटरू लेना है, और कुटरू आपका बोला तो बीजापुर जिला लेना है। ये बेसिक चीजें हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहरमगढ़, अब लोकेशंस पकड़ना शुरू करेंगे। ओके, अभी मैप्स में हम लोगों ने जितना काम किया, अब लोकेशन पे आते हैं। भैरमगढ़ की बात करेंगे तो भैरम देव का यहाँ पे आपको मंदिर दिखेगा। भैरम देव राजा के नाम पर ही इसको स्थापित किया गया है। ओके, तो भैरम देव करके एक शासक थे, उनके नाम पे स्थापित हुआ है। शिव मंदिर स्थापित है। ऐतिहासिक स्थल है जो कि कभी नागों की राजधानी का गौरव प्राप्त करता था। मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, छिंदक नागवंश है ना। हम लोग जब इतिहास में जाएंगे ना तो छिंदक नागवंश पढ़ेंगे, तो उनकी राजधानी हुआ करता था। 12वीं सदी में नाग राजा नरसिंह देव की भी राजधानी भैरमगढ़ रही है। ओके, चलिए इसके बाद इस चट्टान पर भैरव की विशाल प्रतिमा उकेरी गई है, भैरव देव की। ओके, भैरव देव के नाम पे कुल 3 दिन का यहाँ पे मेला लगता है, ध्यान रखिएगा। भैरव मंदिर में 500 मीटर की परिधि में कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जिसके आधार पर आपको क्या, राजाओं के समय में महल के जीर्ण शीर्ष अवस्था, मतलब ऐसा है कि मे भी यहाँ पे राजाओं का महल था। ओके, आज की डेट में इसे सीता कुटिया कहा जाता है। मंदिर से कुछ दूरी के चारों ओर निर्मित बाड़ा मिला है, जहां पर पत्थर से बना, अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो 12 से 14 फीट ऊंचा और 8 से 10 फीट ऊंचा एक दरवाजा है, जिसको हाथी द्वार बोलते हैं। हाथी द्वार क्यों बोलते हैं, देखो इतना बड़ा दरवाजा है, हाथी भी आसानी से निकल जाएगा। हाथी निकल जा रहा है, इसके कारण इसका नाम हाथी द्वार रख दिया गया है। ओके, तो ये हम लोगों का हो जाएगा क्या, भैरमगढ़। भैरमगढ़ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको जो दूसरा शहर मिल रहा है वो है भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम जो है भोपाल देव के नाम पे स्थापित किया गया था। ओके, 1795 में भोपालपट्टनम संघर्ष यही हुआ था। भोपालपट्टनम संघर्ष क्या था, तो एक अंग्रेज अधिकारी था, नाम याद रखिएगा, जेटी ब्लंट। ये क्या कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से बस्तर में एंट्री कर जाए। महाराष्ट्र की तरफ से आ रहा था, सोच रहा था कि बस्तर में प्रवेश कर लेगा, बस्तर के लोगों को देखेगा कैसा है क्या नहीं है। बट भोपालपट्टनम के लोगों ने क्या किया, यहाँ के जो आदिवासी थे ना, बोले कि नहीं, बिल्कुल बाहरी लोगों को हम आने नहीं देंगे। और उन्होंने एकदम चाकू उकू मार के, डरा डरा के उसको भगा दिया, और अल्टीमेटली वो आपका चले गया था कहाँ पे, कलकत्ता वापस। और ये डेट याद रखना, 1795, अभी की बात नहीं है ना, डरना मत। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर भोपालेश्वर महादेव का भी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। फिर है उसूर। उसूर में हम लोगों ने बात किया, सकल नारायण गुफा है। ओके, जिसमें भगवान कृष्ण जो है शेषनाग की मूर्तियां आपको मिलेंगी, जिसमें भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं भद्रकाली। भद्रकाली की लोकेशन जैसे मैंने बताया, ये पीछे में आपको मिलेगा, पश्चिम में है ना। यहाँ पे काली माता का मंदिर है। बसंत पंचमी के दिन प्रतिवर्ष विशाल मेले का आयोजन होता है भद्रकाली में। ओके, भद्रकाली जो जिस पहाड़ी पर स्थित है, उसे कालिका देवी गुड्डा कहते हैं। ओके, गुट्टा का मतलब तेलुगु भाषा में क्या होता है, आपका पहाड़। तो कालिका देवी गुट्टा या फिर कालिका देवी पहाड़ है, जहां पे आपको काली माता का मंदिर मिलेगा। 4 किलोमीटर दूर ही जो है इंद्रावती और गोदावरी का संगम होता है, मतलब भद्रकाली के पास हो गया। ओके, यहाँ पे अगर बात करोगे तो सदा प्रेमानंद स्वामी जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई थी। कुंड को गौतम कुंड बोलते हैं। ये जो कुछ कुछ पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना रहेगा। बाकी जैसे मैंने यहाँ पे बताया, मैंने अगर नोट्स में नहीं भी दिया है ना, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे कोयला जलाते हैं, चादर लगाते हैं, मतलब आग लगाते हैं कोयला से, लकड़ी से, है ना। और अपना देवी को खुश करने के लिए, मनोकामना पूरी होने के लिए यहाँ पे आपका क्या करते हैं, आग में नंगे पैर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और प्रमुख स्थल क्या है, तो जैतालूर है। जैतालूर क्यों फेमस है, यहाँ पर मेला लगता है, तो जैतालूर का मेला फेमस रहेगा। ओके, जिला मुख्यालय के पास में ही गांव है जैतालूर, है ना। ये आस्था का प्रतीक है, जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर कोदई माता के मेले के लिए प्रसिद्ध है। ओके, कौन सा मेला लगता है, कोदई माता का। हर वर्ष पौष पूर्णिमा के पहले मेला आयोजित होता है, पूज यात्रा कहा जाता है। ओके, मेला 3 दिन का होता है, याद रखिएगा। पहले और दूसरे दिन कोदई माता की छत्र गांव के घरों में घुमाई जाती है, बाकी चीजें आप छोड़ सकते हो, बस ये याद रखिएगा। जैतालूर का मेला ये क्यों फेमस है, कहाँ पे होता है, कोंडा गांव में होता है, ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद चिकटराज, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बीजापुर के नगर आवासियों के आराध्य देव है चिकटराज, मतलब जो बीजापुर शहर के लोग हैं ना, वो लोग इनकी पूजा करते हैं। ओके, बीजापुर जिले के क्षेत्रवासियों के लिए ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व है। गंगालूर मार्ग पर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर चिकटराज देव का मंदिर है। आपका 6 से 7 फुट ऊंचा जो है ना, बांसनुमा आकार का एक कास्ट है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया भी था ना, आदिवासी लोग क्या करते हैं, प्रकृति बहुत पूजा करते हैं। तो अलग अलग चीजों में, अलग अलग पेड़ पौधों में, लकड़ियों में भगवान को मानते हैं। तो ऐसे ही चिकट राज को ये क्या मानते हैं कि ये बांस में जो है वो विराजमान है। ओके, मंदिर के आगे यत्र तत्र गणेश भगवान, विष्णु भगवान, शिव जी आदि देवी देवताओं का मिलेगा। चैत्र नवरात्रि के
रामनवमी के बाद आने वाले प्रथम मंगलवार को अगर देखोगे तो यहाँ पे मेले का आयोजन होता है। मतलब जिस दिन रामनवमी होगा ना, उसके बाद जो भी मंगलवार है वहां पे मेला लगेगा। चलो, फिर आते हैं महादेव घाट। अब ये रोड है, ओके। बीजापुर से अगर आपको भोपालपट्टनम जाना है तो ये आपको घाटी मिलेगी, ओके, जिसे महादेव घाट कहते हैं। घाटी में शिव जी का मंदिर है, इसके कारण घाटी का नाम क्या हो गया, महादेव घाट। एज इट इज, जैसे आपका केशकाल घाट खतरनाक है, केशकाल घाट हम लोग बस्तर में कोंडा गांव में देखेंगे, है ना, वैसे ही आपको ये दिखेगा, ओके। वनाच्छादित ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर सड़क गुजरते राहगीरों को वो करती है। चलिए, इसके बाद आता है मट्टी मरगा। ये भी भोपालपट्टनम ब्लॉक में ही आपको मिलेगा। इंद्रावती नदी के किनारे पर ना यहाँ पे जो है आपको रेत देखने को मिलती है। दूर से अगर आप रेत देखोगे ना, आपको ऐसे लगता है कि सोने की रेत है वो। इसके कारण ये फेमस हो जाता है मिट्टी मरगा, ओके। अगर जाओगे तो इंद्रावती नदी के किनारे दूर तक बिछी सुनहरी रेत, ऊंची ऊंची पत्थरों के बीच कल कल बहती इंद्रावती सौंदर्य देखते बनता है। यहाँ की नदी, यही जो है ना नदी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए बहती है। तो मट्टी मरका एक नाम आपको याद रखना है। मट्टी मरका के बाद आपका क्या आता है, तो इंचमपल्ली बांध आता है। केवल इसको बस आप ये ध्यान रख लेना है ना, कि इंचमपल्ली बांध कौन से जिले में है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इंचमबंदी बाल कौन से जिले में है, तो बीजापुर जिले में है, ओके। कहाँ पे है, तो ताड़लागुड़ा क्षेत्र में है, ओके। ये ध्यान रखिएगा कौन सा है, तो चंदूर और दुधेड़ा गांव की सीमा में लगे हुए आपको मिलेगा। गोदावरी नदी पर इंचमपल्ली बांध परियोजना अपने आप में इतिहास रखती है, ओके। इसका जो सर्वेक्षण है 1983 में प्रारंभ होना बताया जाता है। गोदावरी नदी में छत्तीसगढ़ की सीमा से प्रारंभ की गई इस बांध की सतह से लगभग 45 से 50 फीट ऊंची और 100 से 200 फीट लंबी तथा 10 से 12 फीट चौड़ी 3 दीवारें बनी है, ओके। तीनों दीवारों को जोड़ती लगभग 12 से 15 फीट ऊंची एक और दीवार भी बनी है। तो ये हो गया इंचमबल्ली बांध। तिमेड़, तिमेड़ इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों, तो ध्यान से समझिएगा। तिमेड़ गांव ही जो है ना इंद्रावती नदी में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में सीमा बनाता है, ओके। नदी पर उच्च स्तर पर पुल का निर्माण हुआ है, यहाँ नदी का विहंगम स्वरूप देखने को मिलता है। तो इंद्रावती जो सबसे लास्ट अपनी यारी गोदावरी से मिलने के पहले एकदम बड़ी हो जाएगी, तो यहीं पे मिलेगा। और तिमेड़ गांव में ही आपका संगम है। तो संगम गांव आपको ध्यान रखना है कौन सा रहेगा, तिमेड़ रहेगा, ठीक है। तिमेड़ के बाद एक एरिया आता है आपका दोबे, ओके। दोबे क्यों फेमस है, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये आपका नीलम सराई वाटरफॉल के पास है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, उसूर से नीलम सराई यात्रा के बीच में रोमांच भरी है। यहाँ पे पहुंचकर मन किसी भी खो जाता है। मतलब ये स्टेट का जो भी आपका जीके में वही बता रहा हूँ, मतलब जो वेबसाइट पे अवेलेबल है। नीलम सराई से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बेहद शानदार पर्यटन स्थल है। पर्यटन के स्थल से हो गया। अब दोबे में फेमस क्या है, ये पत्थर का गांव है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ना आपको खूब सारे अलग अलग तरह के पत्थर मिलेंगे। कहीं पे कोई शिप का टाइप में है, कहीं पे कोई टाइटैनिक शेप में है, यही चीज आपको मिलेगा, ओके। बड़े-बड़े पत्थरों से बनी हुई अकल्पनीय कलाकृति, जैसे कि कहीं-कहीं टाइटैनिक जहाज के टाइप का दिखेगा, कहीं कुछ दिखेगा, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। तो अगर आप ऐसा देखोगे, और ये सारा कुदरत ने बनाया है ना, किसी और ने नहीं बनाया, कुदरत ने बनाया है। तो ये दुबे गाँव हम लोग क्या बोल सकते हैं, पत्थर का गाँव, ओके। ये ध्यान रखना। कई बार ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा स्टेटमेंट बेस्ड, कि बताइए पत्थरों के गाँव से पत्थरों के गाँव के नाम से प्रसिद्ध दुबे गाँव किस जिले में है, तो वो आपका क्या होगा, बीजापुर होगा, ओके। चलो, इसके बाद एक और है मुद्देड़ बाजा, ओके। इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मद्देड़ गांव जो है ना, ये अपने बाजे के लिए समूचे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। मतलब मद्देड़ ऐसा नहीं कि कोई आपका बाजा है, ये बैंड है एक प्रकार का, ओके। जिले के विभिन्न विशेषताओं में ये बाजा भी अपना विशेष महत्व रखता है। घरों पर मांगलिक अवसर पर इसकी मांग हमेशा से रहती है। मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो मद्देड़ बैंड है ना, जो कि आपका बजाया जाता है। कहाँ पे है ये, तो भोपालपट्टनम में। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बताइए मद्देड़ बैंड जो है वो कहाँ का फेमस है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक लास्ट चीज है, जिले का मेरे ख्याल से क्लास काफी छोटा हो जाता है ये वाला, चापड़ा चटनी। चापड़ा चटनी क्या है, तो ये लाल चीटी की चटनी है, ओके। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो छोटी छोटी लाल चीटियां होती हैं, बुलेट आंट्स बोलते हैं हम लोग उसको, है ना। तो आदिवासी लोग क्या करते हैं, ये लाल चीटी को पकड़कर, उसके अंडों को पकड़कर और टमाटर वगैरह मिर्च वगैरह लगाकर, है ना, इसकी चटनी बनाते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। ये आपका होता है चापड़ा चटनी, ओके। तो इसको लाल चीटी की चटनी के रूप में भी जाना जाता है। आम के पेड़ के पत्ते में रहने वाली जो चींटियां है ना, इनसे बनाई जाती है। कभी आप आम का पेड़ देखोगे ना, तो काली काली और लाल बुलेट आंट्स बोलते हैं उसको, है ना, वो रहती हैं। उनको पकड़ते हैं, इसके अंडे के साथ लाल चींटियों के घोंसले से एकत्र किया जाता है। टमाटर डाल दिए, थोड़ा सा मसाला डाल दिए और खाए, है ना, तो ये आपको मिलेगा। कई अनुमान है कि लाल चींटियां जो है प्रोटीन से भरी होती हैं। तो ये बेसिक हम लोगों का चापड़ा चटनी रहेगा, ओके। एक और चीज है,
आई थिंक ये हम लोगों का लास्ट होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास ज्यादा कंटेंट नहीं है बीजापुर में, कंटेंट बहुत सारा है, हम लोग थोड़ा तेज जा रहे हैं। ये है आपका पुजारी कांकेर गांव या फिर पांडव पर्वत। मैंने पांडव पर्वत के बारे में बताया था ना। गांव का नाम आएगा पुजारी कांकेर। गांव का नाम अगर याद नहीं रहता है तो मत रखना, क्योंकि कंफ्यूजन होगी, कांकेर जिला अलग है ना। तो पुजारी कांकेर गांव में आपका बीजापुर जिले में पांडव पर्वत है। यहाँ पे माना जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास में थे। तो यहाँ पे 5 पांडव भाई के लिए ऊपर पहाड़ में 5 मंदिर बने हैं। पांचों पांडवों की जो पूजा होती है इसके लिए अलग-अलग पुजारी भी नियुक्त किए जाते हैं। गाँव वालों का क्या मानना है कि गाँव के पास ही विशाल पर्वत है जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था। इसी वजह से पहाड़ का नाम क्या पड़ा? पांडव पर्वत पड़ा। ओके। पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है जिसकी घंटी अपने आप बज उठती है। ऐसे लोग मानते हैं कि अपने आप बज उठती है। इस मंदिर के अलावा गांव वालों ने गांव की सरहद पर धर्मराज युधिष्ठिर का भी मंदिर बनाया है। ओके। आप देखोगे हर 2 साल में एक बार मेला यहाँ लगता है। अप्रैल महीने में बुधवार के दिन ही ये आयोजित किया जाता है। मतलब हर 2 साल में आपको लगाना है ना, तो अप्रैल के दिन में आपका बुधवार के दिन ये कभी भी लगाएंगे। ओके। ऐसी मान्यता है कि इस मेले में शामिल होने के लिए 25 गांवों के देवी देवता पहुंचते हैं। ओके। आपका पांडव पर्वत की बात करेंगे तो इस पर्वत से होकर गुजरने वाली सुरंग जो है होकर भोपालपट्टनम के पास अगर आप बात स्थित करोगे तो सकल नारायण गुफा से निकलती है, ऐसा माना जाता है। ओके। कि पांडव पर्वत से एक सुरंग गुजरती है और वो भोपालपट्टनम स्थित सकल नारायण गुफा से निकलती है। ओके। जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। हर साल यहाँ पे सकल नारायण का मेला लगता है। ये पुजारी कांकेर गांव और आपको पांडव पर्वत, इसकी स्टोरी याद होना चाहिए। आते हैं नाडापल्ली। नाडापल्ली गुफा जो है उसके बारे में बात करते हैं तो गांव वाले क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ताता मुनेश उसूर की पहाड़ियों पर स्थित नाडापल्ली की गुफा में पूजा अर्चना करते थे। ओके। तो ताता मुनेश की बात करेंगे, ये कहाँ पे पूजा करते थे? कृषि थे। ये आपको मिलेगा कहाँ पे? नाडापल्ली की गुफा में। ओके। और आगे की सफर की तैयारी करते थे। इसी तरह यहाँ पूजा करने की प्रथा यहाँ शुरू हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि ताता मुनेश द्वारा इस स्थान पर जाने लगे तो उन्होंने इस गुफा में स्थित देवी की पूजा हेतु गांव में आपका मल्का का परिवार को पुजारी नियुक्त किया। ओके। तब से लेकर अब तक मल्ला काका पुजारी ही जो है पीढ़ियां यहाँ पर पूजा कर रही हैं। मतलब पर्टिकुलरली एक परिवार है मल्ला काका का, उनकी ही जो पीढ़ियां है वो यहाँ पे पूजा कर रही है। ऐसी मान्यता है देखो नाडापल्ली में कि निसंतान दंपतियों के लिए यहाँ पूजा अर्चना करना किसी वरदान से कम नहीं होता है ना। मतलब अगर मान लो आप शादीशुदा हो और आपके बच्चे नहीं हो रहे, आप यहाँ पे आके पूजा करो आपको बच्चे होंगे, ऐसा बोला जा रहा है। नाडापल्ली की इस गुफा को बेडम मल्लेश के नाम से भी पुकारा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि गुफा के भीतर जिस मूर्ति की पूजा करते हैं उसका नाम जो है बेडम मल्लेश है। तो कभी ऐसे क्वेश्चन देखो, ये तो काफी डीप हम लोग जा रहे हैं, है ना। तो अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि बताइए किस गुफा के अंदर जो मूर्ति उसे बेडम मल्लेश कहा जाता है, तो नाडापल्ली हो जाएगा। ओके। बाकी चीजें अपने लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम जो है स्किप कर सकते हैं। ओके। तो आई थिंक हम लोगों की क्लास जो है अभी इतना रहेगा। मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज हम लोगों ने की है। ऐसा नहीं है कि जिला आपका मतलब छोटा है या कम जानकारी है, जानकारी ज्यादा है। कंटेंट हम लोग थोड़ा तेज तेज करते जा रहे हैं, बस ये है। ओके। तो बेसिक अगर मैप की बात करेंगे तो जैसे मैप में मैं दोबारा शुरू कर देता हूँ एक बार दिखाने के लिए कि क्या क्या चीजें थी, यहीं पे हम लोग पूरे मैप में रिकॉल कर लेंगे। तो अगर बात करते हैं मैप के अंदर तो देखिएगा, सबसे पहले क्या था? बीजापुर का मैप था। बीजापुर में अगर बात करेंगे तो आपको तेलंगाना और महाराष्ट्र से सीमा लगते दिखी। अगर राज्यों के बाद जिले की बात करेंगे तो उत्तर में आपका नारायणपुर था, फिर आपका कोंडागांव था, बस्तर था और दंतेवाड़ा, इनके साथ सीमा लगती है और एक सुकमा के साथ सीमा लगती है। फिर हम लोगों ने बात की थी तहसील। तहसील हमारे पास कितनी थी? 6 तहसील थी। कौन कौन सी? बहरमगढ़ थी, बीजापुर था, भोपालपट्टनम था, उसूर था। इसके अलावा 2 तहसील और मिलेगी, कुटरू और आपका गंगालूर। ओके। ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, नेशनल हाईवे नंबर 63 आपका भोपालपट्टनम बीजापुर और बहरमगढ़ से निकलता है। भोपालपट्टनम से बीजापुर में ही जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? महादेव घाट मिलेगा। ओके। चलो, इसके अलावा भोपालपट्टनम से 163 जाता है जो कि हैदराबाद की तरफ जाएगा। बेसिक हो गया। रिवर की बात करेंगे तो गोदावरी नदी जो है वो आती है हमारी 15 किलोमीटर छुएगी, ज्यादा नहीं छुएगी, केवल 15 किलोमीटर छुएगी और निकल जाएगी किधर? आपका तेलंगाना की तरफ। ओके। गोदावरी क्यों इंपॉर्टेंट है? जितनी भी नदियां हैं सबका पानी, जो बस्तर की जितनी नदियां सबका पानी गोदावरी में जा रहा है। तो उसमें कौन सी नदी इंपॉर्टेंट है? इंद्रावती सबसे बड़ी नदी है, जो कि भद्रकाली के पास आप देखोगे गांव में मिलेगी। ओके। इंद्रावती जो है यहाँ से आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ से पूरी महाराष्ट्र की सीमा बना रही है। इंद्रावती की अगर हम लोग बात करेंगे सहायक नदियों में तो गुडरा थी। गुडरा के बाद हम लोगों को कौन सी नदी दिखी थी? निब्रा थी, है ना।
तो गुडरा निब्रा ये दो बहनें थी जो मिल रही थी। इसके अलावा बात करेंगे तो कोटरी थी और गौतमी थी, ये आपकी दो नदियां और होंगी, कोटरी और गौतमी का त्रिवेणी संगम था और यहाँ से महाराष्ट्र की सीमा अपनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा नंदीराज की जो भैरमगढ़ के पास से जा रही थी और आपकी चिंतावागु थी। इसके अतिरिक्त एक नदी आपको जो ध्यान रखना है वो है आपकी चिंता। चिंता इंद्रावती की नहीं है, चिंता डायरेक्ट आपका किसमें मिलती है, गोदावरी में मिलती है और चिंता की सहायक कौन सी थी, तालपेरू थी। तो ये पूरा हम लोगों का रिवर सिस्टम हो गया था। अभ्यारण्य की बात करेंगे तो पामेड़ आपको मिल जाएगा, पामेड़ के बाद दूसरा मिल जाएगा भैरमगढ़। भैरमगढ़ के अलावा एक नेशनल पार्क है जो कि इंद्रावती नेशनल पार्क है। इंद्रावती नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ का पहला टाइगर रिजर्व था, है ना। इसमें अगर आप देखोगे इंद्रावती नदी के बीच में से जा रहा है, इसके कारण इसका नाम इंद्रावती आपका नेशनल पार्क पड़ा है। ओके, चलिए इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा था, अलबक्का की पहाड़ी। अलबक्का की पहाड़ी के अलावा हमने क्या देखा था, पांडव पर्वत देखा। पांडव पर्वत के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, आपका सकल नारायण की गुफा देखी। ओके, इसके बाद हम लोगों ने पकड़ा था पल्ली पल्ली, है ना। मतलब जैसे आपका गुफा जो थी, लंका पल्ली हो गया, आवा पल्ली हो गया, है ना, और भी आपका बाकी पल्ली हो गई। ये सारी गुफाएं जितनी भी पल्ली वाली हैं वो आपको बीजापुर में देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगर बात करेंगे हम लोगों ने तो ऑलमोस्ट इतनी चीजें ही देखी थी। बाकी अगर बात करेंगे जिला गठन, 1 मई 2007 को दो जिले बने जिसमें आपका बीजापुर है, दूसरा नारायणपुर है। 2007 में दो ही बने हैं। पहले इसको विजयपुर बोला करते थे। किससे बनाया गया, तो दंतेवाड़ा से बनाया गया है। ये बाकी चीजें हम लोगों ने कर ली। 6000 किलोमीटर के आसपास, या बोल सकते हो एग्जैक्ट 6562 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। ओके, बाकी अगर बात करेंगे, 6 जनजाति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, 6 भाषा देखने को मिलेगी। भाषा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कौन कौन सी हो जाएगी जी आपकी, गोंडी, तेलुगु, दोरली, हिंदी, मराठी और हल्बी। ये 6 भाषा यहाँ पे बोली जाती हैं। जनजाति में गोंड, मुरिया, दंडामी, माड़िया, हलवा, धुरवा और भतरा। ओके, बाकी ये लोग जनरली क्या करते हैं, मोटे अनाज बोल दीजिए, जैसे कोदो, कुटकी हो गया, मक्का हो गया, इसकी खेती करेंगे। इसके अतिरिक्त धान की करेंगे। वनोपज में इन लोग महुआ को, आपका टोरा को, इमली को, तेंदू पत्ता को, इन सब चीज का ये क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। ओके, चलिए तहसील वगैरह, ग्राम पंचायत वगैरह हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। ये सारी चीजें हो गई। हाँ, खनिज की बात आएगी, याद रखिएगा भोपालपट्टनम, उसूर, कुचनूर और धंगोली, यहाँ पे आपका कोरंडम मिलेगा। बीजापुर में आपका गार्नेट मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और इकलौता जिला है बीजापुर छत्तीसगढ़ का जहाँ पे आपका तांबा उत्पादन होते हुए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा पहाड़ियां हम लोगों ने की थी, जैसे कि आपका अलबका की पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, कोलापल्ली, आवापल्ली, टीकापल्ली, लंकापल्ली, मेडाकुंडम, नाटापल्ली, ये सारी पल्लियां जितनी हैं बीजापुर में है। इसके अलावा उसूर, कुचनूर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, पांडव पर्वत है ना, ये तो सारा आपका नाम से उसूर, कुचनूर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, ये सारी जगह आपको दिख जाएगी। पांडव पर्वत एक याद रखना, महाभारत काल का जो था। बाकी गुफा में आपका एक सकल नारायण गुफा है जो इंपॉर्टेंट है, दूसरी लंकापल्ली, नाडापल्ली, आवापल्ली, गोलापल्ली, टीकापल्ली, है ना। सारी जो पल्ली गुफा लिख रही, पल्ली पहाड़ में भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। नदी इंद्रावती थी। जलप्रपात में जैसे मैंने आपको बात किया था, जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका नंबी जलप्रपात। क्यों, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचे जलप्रपात में से एक है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा अपना कौन सा है, तीरथगढ़ है। तीरथगढ़ भी 300 फीट का है, ये भी हम लोग बोलते हैं 300 फीट का है। ओके, बोकतुंग है, नीलम सराई है, आपका लंकापल्ली, गुडेना, ये सारे वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो डिटेल थी ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है ना। तो ए टू जेड जितना भी चीज है इसको मैंने करा दिया है। एक बार वीडियो को और अच्छे से देखना, उसके बाद पीडीएफ पढ़ना। अगर बिना वीडियो देखे पीडीएफ पढ़ोगे तो दिक्कत आएगा, है ना। जो भी चीजें हैं सारी चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी चीज इसमें ऐसा नहीं है कि जिसको आप छोड़ सकते हो। ओके, तो अभी की क्लास को हम लोग यहाँ पे ओवर कर देते हैं। कंटेंट ऑलमोस्ट अपना जो है 45 मिनट में हम लोगों ने कवर अप करने की कोशिश की है। 1 घंटे की क्लास में लेने की कोशिश करता हूँ, बट कंटेंट हम लोगों का 45-40 मिनट का ही अभी फिलहाल आ रहा है, और ये मोर देन इनफ है ना। जिला जैसे चल रहा है, अब जिला एक बार मैं पूरे बस्तर के 7 जिले करा दूंगा, फिर हम लोग सीधा जाएंगे जियोग्राफी में, जो नदियां हैं, जो पहाड़ है, इसके अलावा जो इतिहास है, वो सारा चीज करके हम लोग फिर पूरा एकदम लोकल जीके में कवर अप करेंगे। ओके, तो चलिए अभी की क्लास को यहाँ पे कवर अप करते हैं। थैंक यू।